मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन है। मैं अहलियाबाद स्कूल में हिंदी का अध्यापक हूँ। आज हम 10वीं कक्षा का तीसरा पाठ ये कहानी ये भी इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसकी लेखिका है मनु भंडारी। असल ये पाठ का उन्मुखीकरण क्या है? ये पाठ का उन्मुखीकरण ये है कि नारी में अनेक गुणों का समन्वय है। नारी यानी स्त्री, स्त्री में हर एक गुण उनमें भरे हुए हैं। उसमें प्राकृतिक अनुराग है। स्त्री में प्राकृतिक यानी ज़मीन जैसा हरिये को गोदों में लेके खेलते हुए रहती, यानी गोदी में अपन खेलते रहते हरियाली से उससे, वैसे माँ भी यानी नारी भी अपने अनुराग अपने बच्चों के साथ हर एक के साथ ऐसा अनुराग देते हुए, और सौंदर्यानुभूति भी है, संवेदना है, और साथ ही उसमें साहस भी है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। वेदों में भी नारी के बारे में जानकारी ज़्यादा दी गई है। इस तरह वो सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इस तरीके के अपने को समझ में आ रहा है कि नारी ही एक दिव्य स्वरूपिणी है। इसका उद्देश्य क्या है, यानी ये कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है छात्रों को लेखन की विविध शैलियों से परिचित कराते हैं तो आत्मकथा लेखन विधा का ज्ञान कराना। क्या है, छात्रों में, स्टूडेंट्स में, बच्चों में जो लेखन की विविध शैलियाँ, लेखन के जो जो तरीक़े रहते हैं, यानी उसमें ग्रामर हो दो, जो भी हो दो, किस किस तरीके से आता है उसका परिचय कराते हुए आत्मकथा लेखन का विधा का ज्ञान कराना। आत्मकथा बायोग्राफी किस तरीके से लिखना, असल बायोग्राफी में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में अपन जानकारी देना, उसकी भाषा शैली की अवगत कराना और उनमें आत्मकथा लेखन की प्रेरणा देना, और उसकी भाषा शैली जो है, जो उसका लैंग्वेज है, उन्हें जो बातचीत करते रहता है उन्हें किस तरीके से कर रहा है उसको अवगत कराते हुए, उसको सिखाते हुए उसकी आत्मकथा लेखन यानी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए उसे एंकरेज करना, प्रेरणा देना, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। असल आत्मकथा बोले तो ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी कहानी। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों का सम्यक अभिव्यक्त करता है। आत्मकथा में यानी अपनी बायोग्राफी में जो लेखक है उन्होंने हर एक तरीके से उसके भाव यानी उसका जो अनुभव है उसमें गुण और दोष, गलतियाँ और बुराइयाँ और अच्छाइयाँ, ये सबको मिला के अभिव्यक्त करता है, मालूम करता है, और अपने चिंतन और अपने परेशानियों का यानी तो अपना संकल्प यानी उसका मकसद क्या है, विचार एवं अभिप्राय, उसकी सोच क्या है, एक विचार करना, उसके बारे में सोचना, और उसका अभिप्राय क्या है उसके बारे में, यानी उसका अभिप्राय यानी इसका मकसद क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो व्यक्त करने हेतु तो जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों का उद्घाटन करता है। ये सब अपने सामने रख के उसके जीवन के जो संघर्ष है वो सब अपने सामने, उसके पक्षों को, उसके हलों को पूरा अपने सामने रखना यानी मालूमात करना यहाँ पे होता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने वैयक्तिक जीवन के ही खट्टे मीठे अनुभवों को क्रमानुसार स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। यानी और एक भी अपन समझा सकते हैं कि जो लेखक या लेखिका जो भी हो अपने ज़िंदगी में जो खट्टे मीठे अनुभव हैं यानी सुख और दुख, ये अनुभव है, ये अनुभवों को एक हिसाब से अपने को मालूमात करना, लिपिबद्ध करता है यानी बता के देता है। इस तरह बीते हुए जीवन में सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है। इस तरीके से ज़िंदगी में जो बीते हुए ज़माने हैं उसको अपन यादगार करना है तो ये किताबों में आत्मकथा के रूप में अपन इसकी जानकारी ले सकते हैं। लेखिका ने इसमें अपने संघर्ष जीवन की घटनाओं को चुनौतियों के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है। क्या है, इसमें जो लेखिका है, जो ये पाठ की लेखिका मनु भंडारी हैं,
उन्होंने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, जो परेशानियों को उठाए हैं, जो घटनाएं उन लोगों के साथ घटे हुए हैं, उसकी चुनौती देते हुए उसके चुनौती का सामना उन्हें किस तरीके से करें, यहाँ पे अपने को लिपिबद्ध यानी छोटे से हिस्से से अपने को उनकी भाषा शैली में अपने को मालूमात करवा दिए। अब अपन मनु भंडारी का परिचय यानी लेखिका का परिचय लेंगे। मनु भंडारी एक कुशल लेखिका है। मनु भंडारी एक कुशल, एक अच्छी लेखिका है। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। इन्हों 1931 में यानी 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में इन्हों पैदा हुए। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने यानी स्त्री के जीवन के समस्याएं क्या है उसका चित्रण करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा सुयोगी समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय हैं। क्या है और स्त्री की मानसिक स्थिति क्या है इसका विश्लेषण करना यानी इसकी जानकारी करना तथा युगिनी समाज यानी अब के समाज का यथार्थ वर्णन क्या है, यथार्थ क्या है, असलियत क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, ये पूरा अपने को मालूमात करने के लिए इन्होंने जो संकल्प किए हैं वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेले अकेली, एक फ्लैट सैलाब। क्या है इनके कहानियाँ देखिए। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली, एक प्लेट सैलाब, ये सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। विषय प्रवेश। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था बल्कि घर के 4 दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझाने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। जो शीला अग्रवाल है उन्होंने साहित्य का दायरे को बहुत नहीं बढ़ाया लेकिन घर के 4 दीवारों के बीच में बैठ के देश की स्थिति क्या है ये स्थितियों के बारे में जानकारी लेते हुए और ये स्थितियों के जानने समझाने का जो सिलसिला पिताजी से शुरू हुआ, इनके जो पिताजी है इनके पिताजी से जो शुरू हुआ वो प्रक्रिया वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों के सक्रिय भागीदारी में बदल गया। जो 4 दीवारियों से खींच के बाहर लेके आके उसे एक भागीदारी बना दिया, एक हिस्सेदार उसमें बना दिया। शीला अग्रवाल के भाषण से मनु भंडारी ने प्रेरणा पाके देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। क्या है शीला अग्रवाल जो भाषण है वो भाषण से मनु भंडारी ने प्रेरणा पाके यानी उसका जो शीला अग्रवाल का जो भाषण जो स्पीच था वो स्पीच सुन के मनु भंडारी उससे प्रेरणा लेके शीला अग्रवाल से प्रेरणा लेके स्वतंत्र आंदोलन में यानी आज़ादी के उसमें भाग लिया यानी एक हिस्सा उसमें लिए। वे एक लेखिका के रूप में उभर कर आई है। ये क्या है, एक लेखिका के रूप में, एक कहानीकार के रूप में इन्हों उभर के आई है। आइए इस महान लेखिका के बारे में अपन जानकारी लेंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानुपुर गांव में है थे लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्राह्मणपुरी मोहल्ले के उसे 2 मंजिल मकान से। ये मनु भंडारी तो मध्य प्रदेश भानपुरा गांव में पैदा हुए लेकिन इनके यादों का जो सिलसिला है ये अजमेर के ब्राह्मणपुरी के एक महला है, वो महले में 2 मंजिल के जो मकान है वहाँ से इनके यादें शुरू होते हुए आते हैं। जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। जो 2 मंजिल की जो 2 मंजिल थे, मंजिल का मकान था
उसमें ऊपर वाली मंजिल में इनके पिताजी का पूरा साम्राज्य यानी पिताजी के जो भी चीज़ें हैं उसमें पूरे रखे हुए थे, जहाँ वे निसहायत अव्यवस्थित ढंग से फैला बिखरी पुस्तकें, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। ये जो 2 मंजिल का मकान था वो दूसरे मंजिल पे इनके पिताजी वहाँ पे रहते थे और वहाँ पे जो दूसरी मंजिल का नज़ारा ये था वो कमरे का कि वहाँ पे पूरे किताबें बिखरे हुए रहते थे और अखबार रहते थे। उसके बीच इन्हों कुछ ना कुछ पढ़ते हुए या नहीं तो कुछ डिक्टेशन लेते हुए करते हुए वहाँ पे बैठे हुए रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीनी माँ, जो नीचे के कमरे में, नीचे की मंजिल में हम सब भाई और बहनें हमारी जो बेपढ़ी लिखी, बेपढ़ी यानी अनपढ़ माँ के साथ हम लोग सब वहाँ पे उनके साथ मिल के रहते थे। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी के आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर हैं। क्या है मेरी माँ, जो बेपढ़ी व्यक्तित्व वाली जो मेरी माँ है, इन्हों सुबह से लेकर शाम तक जो हम लोगों को चीज़ें होना है खाने के लिए या पीने के लिए या जो भी है, ये हर एक चीज़ को भी हमारे सामने हाजिर करते हुए और हमारे पिताजी का जो आज्ञा है उसका पालन करते हुए हमेशा उन तैयार रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। अजमेर से पहले हमारे पिताजी इंदौर में थे, वहाँ पे हमारे पिताजी की बहुत बड़ी इज्जत थी, सम्मान था, नाम था, उन्होंने बहुत मशहूर नामकारी थे। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। क्या है, कांग्रेस के साथ साथ रहते हुए समाज सुधार के लिए यानी समाज में जो गलतियां वो ये हो रही हैं उसे सुधारने के लिए वैसे कामों में भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिने 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुँचे। इन्हों शिक्षा के लिए केवल उपदेश यानी शिक्षा के बारे में खाली जानकारी देना, पढ़ाई अच्छी है, पढ़ने से ऐसा ऐसा होता, यानी पढ़ने से नाम कमा सकते, पढ़ने से अच्छी नौकरियां मिलती, अच्छा ओहदा मिलता, सिर्फ ये उपदेश देना नहीं। लेकिन उन दिनों में 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को यानी छात्रों को यानी स्टूडेंट्स को अपने घर बुला के घर में बिठा के पढ़ाया और जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंच गए। घर में बिठा के पढ़ाए तो उसमें से कई लोग आगे आगे अच्छे अच्छे पोस्टों पे उन लोग पहुंच गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनके दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। ये उनके उस दिनों में ये खुशहाली के अच्छे खुशी के चर्चे थे और इनकी जो दरिया दिल है उसके बारे में भी चर्चा वहाँ पे चलते रहती थी। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। एक तरफ बेहद कोमल यानी खामोशी से रहते थे, संवेदनशील यानी खामोशी से जो भी बोले उनकी बात सुनना करना ये काम करते थे, तो दूसरी तरफ क्रोधी भी थे यानी गुस्से वाले भी थे और अहमवादी भी, दो भी इनके गुणा भरे हुए थे। एक तरफ से अच्छाई और एक तरफ से गुस्सा भी इन लोगों में भरा हुआ था। पर यह बात तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भगवानेश
को ढोते पिता थे, जो इनके अच्छाइयों के बारे में, जो इनके चर्चों के बारे में केवल मैं सुना था, मैं सुनी हुई थी, लेकिन इनके गुणा पूरे जो भी है हमारे पिताजी ढोते हुए रहते थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। एक बहुत बड़ा आर्थिक यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसों का झटका इनको लगने की वजह से इंदौर से होते हुए अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। क्या है, वहाँ से अजमेर आने के बाद जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पे, यानी उन्होंने अकेले अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे, अपने हौसले से जो अंग्रेज़ी और हिंदी शब्दकोश को अधूरा छोड़े हुए थे, उसे आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। ये इनकी शुरुआत कर रहे थे, वो अपनी एक पहला शब्दकोश था, अंग्रेज़ी और हिंदी। इनसे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। क्या है, इसके बाद इनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत तो बढ़ गई, पर अर्थ नहीं, समझ में नहीं आया। शायद गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति जो है, इनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को, जो इनके पूरे सकारात्मक पहलुआँ जो मकसदा है, उसको निचोड़ना, इनके सकारात्मक जो पहलुआँ हैं वो पहलुओं को पूरों को निचोड़ना शुरू कर दिया, यानी फिर यादगार दिलाना। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्परित उनका उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता। जो सिकुड़ती हुई आर्थिक व्यवस्था है, यानी कमज़ोरी, उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है, उसके कारण जो उनकी आहत है वो पूरी उसे अनुमति नहीं दे रही, उसको परमिशन नहीं दे रही कि ये बात कहाँ तक है। वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्था का भागीदार बनाए, कम से कम इनके पिताजी अपने बच्चों को इसमें एक हिस्सा तो दे सकते, अपनी परेशानियां जो है उनको तो बोल सकते। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर पड़ सकते हैं चले जाने की यातना, क्रोध बनाकर हमेशा माँ को कांपती थरथराती रहती थी। जो इनकी नवाबी आदतें हैं और इनके जो अधूरे महत्वाकांक्षाएं हैं और जो हाशिए पर सरकते चले जा रहे हैं, यानी इनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हुए आ रहा, इसकी जो बर्दाश्त ना हो के क्रोध बनकर हमेशा ये चीज़ें माँ को क्या है, कांपती हुई, थरथराती हुई, ये चीज़ों से उन्होंने डरते हुए रहती थी अपनी माँ।